आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये मिलता जुलता है आपके वेक्टर अलजेब्रा से। तो वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये चैप्टर आप आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर वेक्टर अलजेब्रा क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली ये चैप्टर दिक्कत कर सकता है, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले आपके सेम टू सेम वेक्टर अलजेब्रा के ही हैं यहाँ पर। इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूले देखने वाले हैं इसके। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री के फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो ध्यान दीजिए, अभी तक वेक्टर अलजेब्रा में जो आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कोई भी आपका वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस उसके डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन अब बात आ गई है लाइन की। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट से कि देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है। डायरेक्शन एंगल्स हमारे क्या होते थे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और ये हमारा ओपी वेक्टर है, क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पी एक पॉइंट है जो स्पेस में है जिसका पोजीशन वेक्टर ओपी है, और ओपी जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इन्हीं के जो कोसाइंस हो जाते हैं वही हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि एल एम एन, इन्हीं को हम कह सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये चीज अपने को क्लियर है। लेकिन अब यहां पर कोई वेक्टर नहीं है, अब यहां पर है लाइन। तो लाइन की अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि स्पेस में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो है वो दोनों तरफ से बढ़ती है, राइट, दोनों तरफ से बढ़ती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है। तो देखिए ये तो आपको पता है कि ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। यहां पर आप देखेंगे ए बी सी जो है ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्शन रेशियोज को कई बार डायरेक्शन नंबर से भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, और डायरेक्शन कोसाइंस अपने वही एल एम एन, और फॉर्मूला अपना ये होता था, इससे डायरेक्शन रेशियो से अपन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते थे। अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे कि यहां पर है, यहां पर अपने को क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो देखिए लाइन आपकी इस तरीके से स्पेस में बनी हुई है, और हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो लाइन हमारी होती है ये दोनों तरफ से बढ़ती है, ठीक है। अब जो वेक्टर होता है उसमें एक डायरेक्शन होती है, लेकिन लाइन की बात करें तो यहां पर इस तरफ भी बढ़ रही है, ये लाइन इस तरफ भी बढ़ रही है। अब सबसे पहले अपन वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए ये जो ओरिजिन है यहां से यहां पर देखा जाए तो इसकी बात करी जाए तो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, राइट, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर बचा हुआ एंगल देखा जाए तो ये क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा। क्यों भाई, सीधी सी स्ट्रेट लाइन है। अगर इस तरीके से इस पे कोई लाइन है और ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ऑब्वियसली हमको पता है कि ये जो बचा हुआ एंगल रहेगा ये पाई माइनस अल्फा ही रहेगा। सिंपल सी बात है ना। तो बस यहां पर यही हो रहा है कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, सीधी सीधी दोनों तरफ से बढ़ रही है। तो अगर ये जो एंगल है यहां पर ये अल्फा बन रहा है तो ये बचा हुआ एंगल ऑब्वियसली पाई माइनस अल्फा रहेगा। तो यहां पर बस यही बात बोली जा रही है कि अभी तक हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते थे, बट यहां पर क्योंकि एंगल अल्फा के साथ साथ पाई माइनस अल्फा भी बन रहा है, फिर अगर वाई एक्सिस की अगर आप बात करोगे तो इसी तरीके से बीटा और पाई माइनस बीटा बनेगा, फिर गामा और पाई माइनस गामा एंगल बनेगा। तो इसीलिए आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा भी होगा। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो है ही, लेकिन कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा भी होंगे, क्योंकि लाइन दोनों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता है कि पाई माइनस अल्फा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, यानी कि माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि यहां पर अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की बात हम करते हैं तो यहां पर ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। तो ये हो गए आपके लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन, सो लाइन हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। सीधी सी बात समझ लिया आपने कि लाइन क्या है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती, इसलिए इसके पास दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे, ठीक है, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। सिंपल। चले आगे बढ़े। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन की। तो एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर ऑफ अ लाइन। देखो भाई यहां पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी तीन नंबर अगर हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइंस से प्रोपोर्शनल है तो वो हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। यहां पर डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, सो इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि मान लो ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं,
एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, तो जैसा कि आपने अभी समझा कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। प्रोपोर्शनल मतलब कोई भी किसी के इसके इक्वल हो सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया के जिसके ये इक्वल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहीं से अपन एक रिजल्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू आ गई ए के, एम की वैल्यू आ गई बी के, एन की वैल्यू आ गई सी के, ये आ गई। अब ये रिजल्ट हम पहले से ही जानते हैं, हम वेक्टर अलजेब्रा में ये पढ़ चुके हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे जिससे हमको के की ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब के की वैल्यू हमको मिल गई सभी जगह, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो आपको आपके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज देखो, अभी तक ये फॉर्मूला आप जानते थे, बट इसमें क्या लग गया, प्लस माइनस, जो अभी हमने समझा है कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। तो बस वही चीज यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। आगे बात समझ में चलिए। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब यहाँ पर बात आ गई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसको हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी जरूरत अगले कॉन्सेप्ट में आपको लगने वाली है। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर P और Q को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपको पता करना है तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर आप पता कर लेते हैं। और इसी का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो भाई, किसी का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वही है कि ये वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब अगर LMN की बात करें यानी डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो वही है, देखो x2 माइनस x1 क्या होता है अपना a यानी डायरेक्शन रेशियो, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 क्या होता है c। भाई अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, यही होते हैं अपने डायरेक्शन रेशियो, राइट। सो यहाँ पर वही है कि x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आपका वेक्टर, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये x2 माइनस x1 क्या है, a है, ये b है और ये सी है, वही सेम टू सेम वही। देखो यहाँ पर वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में सारी चीजें वहीं के वहीं घूमती रहती हैं। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने क्यों समझा, क्योंकि इसकी जरूरत अगले कॉन्सेप्ट में लगने वाली है। यहाँ पर बोला जा रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी वेक्टर रहेगी, जो भी लाइन रहेगी, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस अपने से पूछे जाते तो कैसे बताओगे। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि x2 माइनस x1 अपना a होता है, y2 माइनस y1 अपॉन b होता है, y2 माइनस y1 अपना b होता है और z2 माइनस z1 अपना c होता है और अपॉन pq मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाएंगे तो भाई आराम से बता देंगे, फॉर्मूला वही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि अपन क्या करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरीके से आपकी वेक्टर बनती थी, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से मेल जोल करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये जो भी लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट देख रहे हैं आप, ये पी क्यू बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी कि ये हो गया a अपॉन पी क्यू, b अपॉन पी क्यू, c अपॉन पी क्यू। पी क्यू क्या है, ये देखो पी क्यू क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, सिंपल, ठीक है। चलें आगे। अब डायरेक्शन रेशियोज की बात होगी तो डायरेक्शन रेशियोज वही है, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही डायरेक्शन रेशियोज हैं अपने, जो कि अपन समझ चुके हैं। अब इसी तरीके से ये भी हो सकता है x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z2 माइनस z1 माइनस z2, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने और करके लिखा हुआ है। तो ये हो गए अपने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन नंबर्स। ओके, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने वो सारे फॉर्मूले देख लिए जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 में है। अब इसी के आगे जो एक्सरसाइज है वो है 11.2, तो उसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। सो आते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो अभी तक हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस में बहुत खेल लिया, उसी से रिलेटेड फॉर्मूले, उसी से रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए 2 कंडीशन बनती है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ लाइन यूनिकली डिटरमिन्ड। अब यूनिकली डिटरमिन्ड यानी कि उसमें कुछ ऐसी यूनिक चीज रहेगी जिससे आप उसको पहचान सकते हो। क्या, या तो क्या रहेगा, इफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। लाइन जो है उसको यूनिकली डिटरमिन करने के लिए उसमें सबसे पहली चीज क्या रहेगी, या तो वो किसी पॉइंट से पास होकर जाएगी और उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगी, और दूसरी चीज अ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की बात हो रही है। तो देखो सीधी सी बात है, आप लाइन तो कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन उसमें
कुछ यूनिक चीज रहेगी जिससे आप उसको पहचान पाएंगे। पहली चीज तो वो किसी पॉइंट से पास हो रही होगी, और या उसमें और एक और चीज उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगी। तो ये तो पहला तरीका है। और दूसरी बात कि वो कोई भी 2 पॉइंट से पास होकर जाए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो पहला जो अपनी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, वो अगर अपने को फाइंड करना, तो सबसे पहली चीज उसमें पहचानने की क्या है कि एक पॉइंट अपने को दिया हो और उसकी डायरेक्शन गिवन हो। डायरेक्शन के लिए उसी लाइन के पैरेलल अपने को एक वेक्टर दिया जाएगा। तो डायरेक्शन का मतलब उसके पैरेलल अपने पास एक वेक्टर होना चाहिए। तो देखिए समझिए बात को, यहाँ पर फिगर अपन ने बना के रखा हुआ है, फटाफट से समझेंगे। ये अपनी लाइन एल है, ठीक है, क्लियर। इस पर एक पॉइंट गिवन है ए, ये ए पॉइंट अपने को गिवन रहेगा और इसी के पैरेलल एक वेक्टर गिवन रहेगी जो रहेगा अपना वेक्टर बी, राइट, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट है ये हमने सपोज कर लिया कि इस लाइन पर कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब देखो यहां पर अपन ने ये पी पॉइंट लिया, ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्ररी है, ये इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो ओपी हो जाएगा, जिसको हम आर से शो कर रहे हैं। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओए हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल ए वेक्टर से शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये एपी वेक्टर जो है ये इस बी के पैरेलल है। तो यहाँ पर पूरी वही कहानी लिखी हुई है कि हमारा ए पॉइंट जो हमको गिवन है वो है x1 y1 z1, ठीक है, लाइन एल पर है, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए, जिसको हम ए वेक्टर से शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद पी जो पॉइंट है ये लाइन एल पर है, इसका पोजीशन वेक्टर ओपी है, जिसको हम आर से शो कर रहे हैं, ये रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये जो एपी वेक्टर है, या फिर इस एपी की बात करें, ठीक है, तो ये जो एपी वेक्टर रहेगा ये किसके पैरेलल रहेगा, बी के पैरेलल रहेगा। बी के पैरेलल मतलब कि ये कोलिनियर रहेंगे। तो यहीं से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, ये जो एपी रहेगा ये किसके, बी के पैरेलल है, और जब ये एपी जो है ये बी के पैरेलल, तो वेक्टर की भाषा में अगर बात करें तो ये जो एपी और बी जो है ये दोनों पैरेलल हैं। और जब ये पैरेलल होते हैं, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका एपी इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो यहां पर वही हुआ है। तो इस तरीके से ये एपी तो अपने को पता चल गया, ये हो जाएगा लैम्डा बी वेक्टर, ये आर है, ये ए है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि क्या यहां पर हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, तो हमने यहां पर ट्राइंगल लॉ ही लगा दिया। हमने क्या किया, हमको क्लियर दिख रहा है कि ओ ए, डायरेक्शन देख रहे हैं, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी। तो यही लिखा हमने, वैल्यू रख दी। ओ ए क्या है अपना वेक्टर ए, एपी अपना ये खुद क्लियर देख रहे हैं कि एपी और बी जो है ये कोलिनियर है, इसलिए ये हो जाएगी इसकी वैल्यू हम लैम्डा बी लिख सकते हैं। तो हमने लैम्डा बी लिख दिया, और ओपी अपना आर है। इस तरीके से यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई हमको ए प्लस लैम्डा बी, और यही है आपकी लाइन की इक्वेशन। लेकिन ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये क्या है, किसी पॉइंट से पास होगी, ठीक है, और इसमें अपने को डायरेक्शन के लिए एक पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर रहेगा बी, ए रहेगा आपका गिवन पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब इसी में अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं है, ये जो वैल्यूज हैं इनकी रख दीजिए। जैसे यहां पर देखो वेक्टर आर क्या है अपना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए क्या है अपना एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी क्या था अपना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आ गई बात। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, तो उसका ये कार्टेशियन फॉर्म है। बात समझ गए। अब एक चीज का और ध्यान दो, यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो ए बी सी है ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर एल एम एन आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो इस तरीके से भी आपका कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है। तो यहां पर हम फॉर्मूलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी डिटेल में हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब अपन। सो यहां पर अब सेकंड बात आती है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहला क्या पढ़ा हमने कि एक पॉइंट से पास होगी और उसके पैरेलल हमको एक वेक्टर दिया जाएगा, मतलब डायरेक्शन दी जाएगी। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो 2 पॉइंट अपने लेट्स सपोज कि एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट b है x2 y2 z2। अब a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OA, जिसको हम a से शो कर रहे हैं, b का पोजीशन वेक्टर OB हो जाएगा, जिसको हम b से शो करेंगे। अब यहां पर हमने जैसे अभी हमने लिया था वैसे ही हमने एक p कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया इसी लाइन L पर, ठीक है, क्लियर, बात समझ गए। तो इस p पॉइंट को हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर OP है, जिसको हम R से शो कर रहे हैं। अब यहां पर अगर इस AP की बात करें तो इस AP को अगर फाइंड करो आप
तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे फाइंड करोगे आप? तो हमने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस वही लगा देंगे कि अगर एपी हमको चाहिए तो हम करेंगे ओपी माइनस ओए। तो हमने वही किया, यहाँ पर देखें ओपी माइनस ओए, ओपी क्या है अपना आर, ओए क्या है ए। बात समझ में आ गई? तो यहां से अपन ने आर की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि मेन अपने को आर वेक्टर चाहिए। सो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस एपी। लेकिन अब एपी चाहिए, एपी कैसे फाइंड करें? तो आप खुद देख रहे हैं ये जो एपी है और ये जो ए बी है ये कोलिनियर है, और कोलिनियर है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमने खुद लिखा कि एपी और एबी क्या है, कोलिनियर है, इसलिए एपी को हम लिख सकते हैं लेमडा एबी। जैसे इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें बी वेक्टर जो है वो पैरेलल था तो उसी से डायरेक्शन फाइंड कर ली। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे कि एपी और एबी जो है कोलिनियर है, इसलिए एपी इक्वल टू हम लेमडा एबी लिख सकते हैं। अब एबी वेक्टर को कैसे फाइंड करोगे भाई? ओबी माइनस ओए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट। ओबी की वैल्यू बी है, ओए की वैल्यू ए है, इस तरीके से एपी की वैल्यू मिल गई और इस एपी की वैल्यू को जो है वो हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिल गई अपनी लाइन की। तो मेन फोकस अपने को इस पे करना है फॉर्मूले पे कि अगर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स अगर अपने को पता करना है तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो ए जो है ये आपके पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी जो है ये आपके दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है। समझ में आ गई बात? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म ये रहेगा आपका। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब अपन आते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर 2 लाइन अपने को दी हैं, दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा है तो कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन रेशियोज उससे निकाल लो और बस उन्हीं से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के अपना एंगल फाइंड कर सकते हो दोनों लाइंस के बीच का। तो ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ये 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने में आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट हैं कि मान लो कि दोनों जो लाइन है ये परपेंडिकुलर आ गई, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है ये 90 आ गया, तो cos 90 कितना होता है हमारा? 0 होता है। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर भाई ये जो है cos 90 ये 0 है तो मतलब कि यहाँ के ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये कंडीशंस कुछ हैं ऐसी। चलिए अब बात करेंगे कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हैं दोनों लाइन के, L1 के और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस दिए, तब आप एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो ये फॉर्मूला है आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इस तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हो अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए आपको। डायरेक्शन रेशियोज अगर आपके पास है तो ऐसे फाइंड करना, डायरेक्शन कोसाइंस है तो ऐसे फाइंड करना। ओके, ये वाली कंडीशन अपने को पता ही है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो अपने को पता ही है। अब ये जो चीज़ अब अभी अपन ने समझी कि अगर मान लो एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन आएगी। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, उस कंडीशन में अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो सबसे पहले 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मतलब इस कंडीशन का आप यूज कर सकते हैं। चलें आगे। अब मान लो पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है, मतलब थीटा उनके बीच में 0 है। ऑब्वियसली भाई दोनों लाइन पैरेलल है, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो थीटा क्या रहेगा? 0। तब ये वाली कंडीशन आपकी लगेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर हमको एंगल फाइंड करना है बिटवीन 2 लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। अगर हमको इक्वेशन दी हुई है, बात समझ रहे हैं? अगर आपको इक्वेशन दी हुई है लाइंस की और आपसे एंगल पूछा है और थीटा इज एक्यूट द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, तब आप कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले तो देखो बात वही है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल क्लियरली आराम से देख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में अगर आपको 2 लाइन दी हुई है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूले से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से एंगल फाइंड
कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है ना, ये आपका वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमको पता है उनके बीच में जो भी पैरेलल डिस्टेंस होगी वही होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में तो कोई डिस्टेंस होनी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो जीरो रहेगा। लेकिन कुछ लाइन ऐसी होती है ना ही वो पैरेलल होती हैं, ना ही वो परपेंडिकुलर होती हैं, ना ही वो सेम प्लेन में होती हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो यहां पर फिर वही बात आ गई कि वेक्टर फॉर्म और यहां पर आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में यहां पर आप देख पा रहे हैं दो लाइन आपको दी हुई है, दोनों लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, मतलब वेक्टर अगर पढ़ा नहीं है ना तो यहाँ पर अटक जाओगे। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो उसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज करके पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ें, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ज्यादा एफर्ट लगने ही नहीं है इस चैप्टर में अगर वेक्टर अलजेब्रा क्लियर है तो। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले देख लिए कि अगर आपको दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको दोनों इक्वेशन दिए हैं तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से फाइंड कर लोगे। देखो इसके बाद अगर मान लीजिए इस फॉर्म में दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों लाइन के क्या है डायरेक्शन रेशियोज। तो ये आ गया यहाँ पर, और ये x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। डिनोमिनेटर में तो आप देख ही रहे हैं, डिनोमिनेटर में ध्यान देने लायक समझिए बात को। इसको अगर याद रखना है तो कैसे रखोगे? देखो ये सब BC है यहाँ पर, तो ये BC CA AB, राइट, और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और होल स्क्वायर तो है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन दी हुई हैं और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से आप आराम से दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के फॉर्मूले होते हैं खत्म। आई नो कि यहाँ पर प्लेन भी है, बट तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि 2022-23 में 11.3 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो इतने ही फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा, और इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।